कल के सेट में भी एक प्रश्न था। तो पहले A रेशियो B दिया है 5:8 और B रेशियो C दिया है 11:13। तो कल के स्टेट में भी सेम प्रश्न था। तो इसमें अब हम लोग दो तरह के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। एक तो A रेशियो B रेशियो C पूछा जाता है, या दूसरा A B C में से किसी एक का वैल्यू दिया जाता है और दूसरा वैल्यू पूछा जाता है। तो अभी हमको A रेशियो B रेशियो C नहीं पूछा है, केवल C का वैल्यू पूछा है। आइए देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो इससे हमको 5 11वां 55 ये A के लिए वैल्यू हो जाता है, और ये 13 8 104 ये C के लिए वैल्यू हो जाता है। तो अभी प्रश्न में क्योंकि हमको A और C के ही डेटा का जरूरत है, इसलिए B की रेशियो चाहे तो हम निकालें या ना निकालें। तो अब दिया गया है कि यदि A का मान 110 है, यहाँ पे हमारा A का वैल्यू आ चुका है 55। प्रश्न में इसी 55 के जगह बोला है ये 110 है, इसका मतलब डबल है। C क्या होगा? तो C 104 था, 104 का डबल हो जाएगा 208। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 208। जो पूछा है वो भी हम लोग देखेंगे, साथ साथ में जो चीज पूछा जा सकता है उसको भी कवर करेंगे। अगर यहाँ पे हमको B रेशियो की जरूरत पड़ती तो जैसे 5 11वां 55 13 8 104 A और C निकल गया, तो B यहाँ इस लाइन में भी था, इस लाइन में भी था, तो B की वैल्यू हम लोग A के सहायता से भी निकाल सकते थे और C के सहायता से भी निकाल सकते थे। तो A जब 5 है तो वो यहाँ 55 बन गया, मतलब 11 गुना। तो इसलिए A के साथ B था 8, तो वो भी 11 गुना हो जाएगा। 8 का 11 गुना 88। तो अगर यहाँ रेशियो की जरूरत पड़ी होती तो B की वैल्यू आ जाती 88। B का वैल्यू हम C के यूज से भी निकाल सकते हैं। जैसे C यहाँ था 13 और वो नीचे आ गया 104, 13 का 8 गुना होता है 104। जब C 8 गुना हो गया तो C के साथ जो नंबर था B वो भी 8 गुना हो जाएगा, और 11 का 8 गुना 88 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता था कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तब आंसर हो जाता 55 अनुपात 88 अनुपात 104। ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न माध्यिका से रिलेटेड दिया गया है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए हैं, तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये सांख्यिकी का प्रश्न है। पिछले सेट में भी हमने सांख्यिकी का एक प्रश्न सॉल्व किया था, वहां मोड पूछा गया था, बहुलक पूछा गया था। आज माध्यिका पूछा गया है। तो माध्यिका का प्रश्न जब भी एग्जाम में आएगा तो पहली चीज उसमें हमको ध्यान रखना है कि दिए गए आंकड़ों को, दिए गए डेटा को या तो बढ़ते क्रम में लगा लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, या घटते क्रम में लगा लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो पहले इस दिए गए डेटा को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे छोटा डेटा है इसमें 0। तो देखते हैं 0 कितनी बार है। तो 0 जितनी बार होगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 बार 0 है, तो 0 0 0। फिर उसके बाद 1 देखेंगे, 1 कितनी बार है। तो 1 बार यहाँ पर है, 1 यहाँ है, तो 1 है 2 बार। फिर 1 के बाद 2 देखेंगे, तो 2 यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक, 2 4 बार है। 2 के बाद 3 देखेंगे, तो 3 1 बार 2 बार। 3 के बाद फिर 4 देखेंगे, तो 4 1 बार। फिर 5 देखना है, 5 हमारा 1 2 3 बार 5 आया है। तो इस प्रकार सभी नंबर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया है, बढ़ते क्रम में लगा लिया है। तो ऐसा लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि कुल कितने डेटा। तो प्रश्न में दिया गया है कुल 15 मैच हैं, इसका मतलब कुल 15 डेटा है। तो ध्यान रखना है माध्यिका हमेशा ठीक बीच में होगा। तो अगर 15 डेटा है तो ठीक बीच क्या होगा, शुरू के 7 डेटा हट जाएंगे और आखिरी के 7 डेटा हट जाएंगे। तो अगर 15 लोग में से ठीक बीच का चयन करना है, 7 इधर से हट गए 7 इधर से, तो ठीक बीच में बचा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो ठीक बीच में बच रहा है 2, ये आंसर हो जाएगा 2। तो माध्यिका आ गया 2। माध्यिका को मीडियन बोला जाता है, फाइंड द मीडियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2। अब इसमें
इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता था, जैसे 15 डेटा है तो 15 की जगह हो सकता था 16 डेटा हो जाए। तो अगर हम ये मान के चलें कि 16वां डेटा इसमें एक 6 दिया होता तो लास्ट में यहाँ आ जाता, सबसे लास्ट में 6 आ जाता। तो अगर बराबर बराबर इवन नंबर में डेटा होते हैं जैसे 10, 12, 14, 16, तब एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर नहीं आता है। तो अगर इसमें 16 डेटा होते तो हम यहाँ 8 नंबर तक डेटा ले लेते, इधर से 8 ले लेते और इधर से 8 ले लेते, तो ये भी 2 पे खत्म होता, ये भी 2 पे। तो जो लेफ्ट साइड से 8वां होगा और जो राइट साइड से 8वां होगा, उन दोनों के ठीक बीच का नंबर हम निकाल देते, वो मीडियन हो जाता। जैसे अगर लेफ्ट से भी 2 था, राइट से भी 2 था, तो 2 और 2 के बीच में क्या होगा, जैसे एवरेज निकालते हैं 2 और 2 को जोड़ दिए 4 और 2 से भाग दे दिए तो 2, तो उस केस में भी आंसर 2 ही आता। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि अगर हम किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम भी निकालें और एचसीएफ भी निकालें तो हमेशा देखने को मिलेगा कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं 10 और 15, 10 और 15, तो अगर इन दोनों का एचसीएफ निकाल दें, इसका एचसीएफ आएगा 5 और इन दोनों का एलसीएम निकाल दें तो एलसीएम आएगा 30। तो ऐसे कोई भी हम एग्जांपल 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का ले सकते हैं और वहां हम देखेंगे कि जो एलसीएम आया होगा वो एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होगा, मतलब इसके टेबल में ये नंबर आएगा, ये फिक्स है। इसी पर आधारित ये प्रश्न है, यहाँ दिया गया है कि यदि एचसीएफ 8 है, अगर एचसीएफ 8 है तो एलसीएम क्या हो सकता है या क्या नहीं होगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि एलसीएम हमेशा 8 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, गुणज होगा। तो इस प्रश्न में दिए गए ऑप्शन को देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है 72, अगर एचसीएफ 8 था तो एलसीएम 72 हो सकता है। 24 ये भी 8 का मल्टीपल है तो ये भी हो सकता है। 48 ये भी मल्टीपल है तो ये भी हो सकता है। तो ये तीनों एलसीएम हो सकते थे। यहाँ पूछा है क्या नहीं हो सकता एलसीएम, तो आंसर हो जाएगा 68, ये एलसीएम नहीं हो सकता है, इसलिए सही आंसर हो गया 68। अगला प्रश्न 5वां, इसमें दिया गया यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर वर्ग के भुजा में वृद्धि हो रही है तो परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, वहां भुजा एक ही बार आ रहा है, तो या इसको हम बोल सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप है उसके भुजा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो चेंज वर्ग की भुजा में हम करेंगे सेम वही चेंज वर्ग के परिमाप में भी पड़ेगा। तो वर्ग की भुजा में हम जो भी चेंज करेंगे सेम वही चेंज उसके परिमाप में भी होगा, ये वर्ग के लिए। तो यहाँ बोला गया है कि भुजाओं को यदि 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिमाप भी 20% बढ़ेगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, बस इस कंसेप्ट का ही यूज करना था कि वर्ग की भुजा और परिमाप जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं। जितना भी परसेंट हम वर्ग की भुजा को घटाएंगे या बढ़ाएंगे उतना ही परसेंट वर्ग का परिमाप भी घटेगा या बढ़ेगा। या इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वर्ग का कोई भी भुजा हम अपने से अज्यूम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा है 20 सेंटीमीटर, जैसे एक वर्ग है और उसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर। अब बोला है वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया, 20 का 20% 4 होता है, तो अगर वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा देंगे तो अब जो 20 था वो बन चुका है 24। तो परिमाप का मतलब ही होता है किसी भी डायग्राम का जो बाउंड्री लाइन होता है, परिमाप का मतलब है ये सभी बाउंड्री। इसका परिमाप था 80 और अब इसका परिमाप हो चुका है 96, चारों साइड को ऐड कर देंगे या फार्मूले बेस पे समझेंगे तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे परिमाप था 4 गुणे 20 80 और यहाँ पे परिमाप था 4 गुणे 24 96। तो पूछा कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा परिमाप पर, तो 80 से 96 हो गया, मतलब 16 बढ़ा और इसको परसेंटेज में बताना होता है। तो 16 बढ़ा है किस पर, 80 पर इंटू 100। तो 16 से ये एक बार, ये 5 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार। तो फाइनल आंसर भी हमारा आ जाएगा 20%। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इतना कुछ करना ही नहीं है,
डायरेक्ट ध्यान रखना है, वर्ग की भुजा और परिमाप समानुपाती होते हैं। अब अगला प्रश्न है, ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है अकेले और बी अकेले उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। फिर कंडीशन दिया है ए और बी मिलकर कार्य करते हैं शुरू, और कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भी टाइम एंड वर्क में दो अलग अलग व्यक्तियों या 3 अलग अलग व्यक्तियों का समय दिया रहता है, सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे हम 14 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे, वो 84 हो जाएगा। जो एलसीएम आता है वो कुल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। कल भी मैंने बताया था, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट एलसीएम निकालें, आप यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं जो इन दोनों टेबल का मल्टीपल हो, गुणज हो। 84 हमने लिखा, तो समझने के लिए हम बोल सकते हैं कुल कार्य 84 है। तो ए इस 84 काम को 14 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ए का काम हो जाएगा 6, 14 छके 84। इसी तरह बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4, 21 चौको 84। तो ये लाइन होता है एक दिन का काम, या इसी को हम बोल सकते हैं कार्य क्षमता। अब बोला है यदि दोनों मिल के काम करें, तो जब दोनों मिल के काम करेंगे ए और बी, तब एक दिन में 6, 4, 10 काम होगा। तो यहाँ आप दो चीजें पूछ सकती थी कि दोनों मिलकर काम कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, तो हम 84 से 10 का डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका अर्थ है कि 4 दिन तक ए और बी ने दोनों ने साथ में काम किया होगा। तो हम ए बी का 4 दिन का साथ में काम निकाल लेंगे। एक दिन में ए बी का 10 काम था, इसलिए 4 दिन में 40 काम हो जाएगा। अब इसके बाद ए यहाँ से हट जाएगा और केवल बी बचेगा। शेष काम को बी करेगा। अब देखते हैं बी को कितना समय लग जाएगा। तो शेष काम हमारा क्या बचा, 84 में से 40 हो गया, तो बचा 44 काम। इस 44 काम को अब बी करेगा, क्योंकि ए हट चुका है। बी की कार्य क्षमता थी 4, एक दिन में वो 4 काम कर सकता था, तो 44 काम करने में उसे 11 दिन का समय लगेगा। अब कंडीशन यहाँ देखते हैं क्या पूछा है, शेष काम के बारे में पूछा है या पूरा कार्य कंप्लीट होने के बारे में। यहाँ पूछा है बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य की बात हो रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 11 दिन। अगर पूछा होता पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तब हमारा आंसर होता 4 दिन यहाँ और 11 दिन यहाँ, टोटल 15 दिन। अब अगला प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1333 रुपए और 2150 रुपए है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो नॉर्मली ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस भी दिया है और सेलिंग प्राइस भी दिया है, और पूछा है लॉस का परसेंट। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है 2150 रुपए है, मतलब कोई वस्तु 2150 रुपए में खरीदा गया, और सेलिंग प्राइस जो है वो है 1333 रुपए। तो 2150 में खरीद के 1333 में बेच दिया गया। तो जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस पहले हम निकाल लेंगे। तो लॉस यहाँ 10 में 3 गया 7, 4 में 3 गया 1, 11 में 3 गया 8 और 0, 817 रुपए का लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को परसेंटेज में पूछा गया है, ये लॉस कितने परसेंट के बराबर है। लॉस का परसेंटेज बराबर होता है लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 817 डिवाइड बाई 2150 गुणे 100, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं 43 बार, और 5 से इसको काट सकते हैं 2 बार। लगभग में अब 43 अभाज्य संख्या है, तो वो किसी संख्या से कटेगी नहीं। 43 से हम लगभग में इसको भी काट सकते हैं। 43 दूनी 86 हो जाए, तो एक बार कटा 43 से कम 43, और बच जाएगा 38, 387 बन जाएगा। तो लगभग में इसको देखें 43 से 387 डिवाइड बाई 43।
तो 40 सत्ते 280, 40 अट्ठे 40 9 360, लगभग में 9 के आसपास ये कट जाएगा। एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं तो 19 टाइम्स आ जाएगा, 19 इंटू 2 लगभग में 38%। तो हमारा ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, तो यहाँ इतना हमको करने की जरूरत ही नहीं थी। फर्स्ट टाइम ही जैसे ही हमने देखा वहां से ये लगभग में आंसर आ गया होता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 38%। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट दिया था, क्योंकि ये नंबर डायरेक्ट कट नहीं रहे थे। ऐसे में ऑप्शन हमारा काफी सहायक होता है, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर दिए गए हैं। हम इसको लगभग में भी अज्यूम करके सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 38 से बाकी संख्याएं काफी दूर दूर हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। देखिए इसमें दिया है 7 1/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर 6 है, प्लस छोटा ब्रैकेट है 5 -8 डिवाइड बाई 4 -1। इसकी वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो ये कल भी ऐसे प्रश्न थे, तो नॉर्मली हम लोग इसमें छोटे ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको बाहर 28 एक 29/4 लिख सकते हैं, प्लस ये 6 प्लस सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 में 4 का भाग हुआ, 8 डिवाइड बाई 4 तो 2 हो गया, और 5 - 2 3 हो गया, और बाहर में है -1। इसको सॉल्व करेंगे 6 3 9, 9 में 1 गया 8, और बाहर है 29/4 और प्लस का 8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक अजम्पशन कर लेंगे। तो 29 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं बिना एलसीएम के, 32 डिवाइड बाई 4, तो 32 और 29 61/4। मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे तो 15 सही 1/4। तो ऑप्शन यहाँ से देखते हैं तो यही दिया है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 61/4। तो बेसिक है, बस आपको छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना था, फिर उसके बाद आगे के ब्रैकेट्स को। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज से रिलेटेड, कि कोई धनराशि 9,800 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में 4,704 रुपए का साधारण ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। तो साधारण ब्याज के संदर्भ में बोला जाता है कि एक साल में हमें जितना ब्याज मिल रहा होगा उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि कितने का रेट रहा होगा, कितने का दर रहा होगा। यहाँ पे 6 वर्षों का ब्याज दिया गया है, तो 6 वर्षों का ब्याज है 4704 रुपए। तो अगर 6 वर्ष में 4704 रुपए का ब्याज बन रहा है, पहले हम समझेंगे कि एक वर्ष में क्या ब्याज बनेगा, क्योंकि साधारण ब्याज का नियम होता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है, इसीलिए एक वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम 6 का डिवाइड कर देंगे। तो 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 3 53, तो लगभग 783। एक साल में ब्याज कितना हो गया 783 रुपए। तो रेट जब भी पूछा हो साधारण ब्याज से संबंधित, एक साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। तो अब दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए हम जो ब्याज मिला है उसके अपॉन में मूलधन, तो मूलधन हमारा था 9,800 रुपए इंटू 100। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 98 आ गया। अब देखिए यहाँ हम लगभग में भी कर सकते हैं, अगर ये 100 होता तो लगभग 8 गुना है, 98 का भी लगभग 8 ही गुना जाएगा, 784 आता, तो लगभग में 8% हमारा दिया भी है, और ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी ऐसा एक पीछे में हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, वहां परिमाप का दिया था पेरीमीटर का, यहाँ एरिया का। तो एक वृत्त के व्यास में हमको पता है कि वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। तो अगर हम व्यास को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो त्रिज्या भी हमारा उसी रेशियो में बढ़ता और घटता है। व्यास अगर 15% बढ़ा, अगर व्यास हमारा 15% बढ़ा तो इसका मतलब है कि त्रिज्या भी 15% बढ़ गया होगा। अब आगे दिया है कि 15% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमको आर को समझना था। आर स्क्वायर है, इसका मतलब जो भी डेटा आर में हो रहा होगा वो 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ देखा हमने कि रेडियस 15% बढ़ रहा था, त्रिज्या 15% बढ़ रहा था,
इसीलिए जब वृत्त का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो 15% 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 100 मान के भी इसको कर सकते हैं कि अगर 100 था पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो 15% बढ़ा, 15% बढ़ा तो 15 ही बढ़ा, इसका मतलब 115 हो गया। अब इस पर भी 15% बढ़ेगा, 115 पर फिर से 15% बढ़ेगा, तो 115 का 15% 10% हो जाता 11.5 और 5% उसका हो जाएगा 5.75। तो 11.5 और 5.75 लगभग 17.25 के करीब आएगा, तो लगभग में 17.25। तो 115 में 17.25 ऐड होगा तो ये आ जाएगा फाइनली 132.25। स्टार्टिंग में जो 100 था वो पहुंच चुका है 132.25, तो लगभग में 32% की वृद्धि हो रही है। बाकी काम हमारा ऑप्शन से हो जाएगा, 32 से संबंधित एक ही ऑप्शन दिया गया है, 32.25% की वृद्धि। ऐसे प्रश्न में बस हमको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार यूज होता है, 2 बार यूज होता है। तो त्रिज्या में जो भी हम कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे या घटा रहे होंगे, क्षेत्रफल में वही चीज 2 बार करेंगे। बाकी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में त्रिज्या ही दे, जैसे इस प्रश्न में व्यास के बारे में दिया था, तो व्यास अगर हम बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है त्रिज्या भी बढ़ जाएगा, व्यास अगर घटाते तो त्रिज्या भी घट जाता। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपनी मूल संख्या की 1024 गुनी हो जाएगी। तो कल के सेट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या होता है, गिवन टाइम में हमेशा डेटा मल्टीपल में इंक्रीज होता है। यहाँ भी वही दिया है कि इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में 2 गुनी, मतलब अगर 2 साल बढ़ेगा तो संख्या डबल हो जाएगी। तो 2 वर्ष बढ़ेगा तो संख्या डबल हो जाएगी या 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी को हम 2 की पावर 1 भी बोल सकते हैं समझने के लिए, 2 साल में 2 गुनी। तो पूछा है कितने समय में 1024 गुनी, इस 2 गुनी की जगह 1024 गुनी बोला गया, 1024 गुनी। अब 1024 ये बेसिक चीजें बच्चों को बताया जाता है कि 2 के पावर में जितने भी नंबर्स होते हैं वो उनको याद रखना पड़ता है। जैसे 2 की पावर 1 2 की पावर में 2 4, ऐसे डबल करते जाएंगे, 8 16 32 64 128 256 512 1024। तो हम देखते हैं कि 2 की पावर जब 10 यूज होता है तब 1024 बनता है। 1024 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। तो जैसे यहाँ 2 की पावर 1 था तब ये 2 बना, अब ये 2 की पावर 10 हो गया, इसके कंपेयर में 10 गुना हो गया। जब ये 10 गुना हुआ तो इधर का टाइम भी 10 गुना हो जाएगा, तो 2 का 10 गुना यहाँ 20 वर्ष आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन में ही देखना पड़ता है कि कितना गुना हो रहा है कितने वर्षों में। तो 2 गुना हो रहा है 2 वर्ष में, तो हर 2 वर्ष हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो 2 गुना होता जाएगा होता जाएगा। तो ये 2 गुना ऐसे होते होते जब 10 बार हम ऐसे जाएंगे तब जाके 2 की पावर 10 होगा। सेम इसी तरह 10 बार ये भी बढ़ता 2-2 साल, और लास्ट में 20 साल आ जाता। तो 20 वर्ष में वो संख्या, इंजीनियरों की संख्या 1024 गुनी हो जाती। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दिया गया था, सेम यही चीज नंबर्स के बेस में दिया जाता है कि कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, आगे बढ़ बढ़ के ऐसे कितनी गुनी होगी। अब अगला प्रश्न है जो आज का हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, लगभग वही फिर से आया है, थोड़ा सा लास्ट में डेटा चेंज है। ए रेशियो बी दिया गया है, तो ए रेशियो बी है 7:8, ए रेशियो बी है 7:8, बी रेशियो सी है 7:9, बी रेशियो सी है 7:9। पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अभी आज के स्टार्टिंग क्वेश्चन मैंने बताया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वैल्यू को देता है, ए की वैल्यू दे देता है 7×7 = 49, ए की वैल्यू हो गई 49। लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट नंबर की वैल्यू आता है, मतलब सी की वैल्यू हो जाएगी 8×9 = 72। ए की वैल्यू आ गई 49, सी की वैल्यू आ गई 72। अब बीच में बी की भी वैल्यू चाहिए, तो बी क्योंकि कॉमन है, बी को हम ए के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और सी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जब हम ए से कंपेयर करके बी निकालेंगे तो देखेंगे कि ए के पास यहाँ 7 है और वही 7 यहाँ आके 49 बन गया, इसका मतलब 7 गुना हो गया। इसीलिए ए के साथ जो भी नंबर था यहाँ बी था वो भी 7 गुना हो जाएगा, तो 8 का 7 गुना 56 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सी से रिलेट करके बी को देखते तो सी की वैल्यू यहाँ 9 थी और यहाँ पे 72 हो गई, तो 8 गुनी हो गई,
इसलिए सी के साथ बी दिया है तो वो भी 8 गुना हो जाएगा, तो 7 का 8 गुना 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा 49:56:72। ये हमारे ऑप्शन में यहाँ पर है, यहाँ से आंसर सॉल्व होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें दिया एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है और कुर्सी तथा मेज पर संयुक्त छूट 26% है, तो मेज पर दी गई छूट कितनी है? तो इस प्रकार के प्रश्न में नॉर्मली एक चीज का डेटा दिया रहेगा, फिर दोनों कंबाइन दिया रहेगा और दूसरे वाले डेटा के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कुर्सी का मूल्य 200 रुपए है, क्योंकि 2 रेशियो दिया है, और मेज का 3 रेशियो है तो उसे 300 मान लेंगे। कुर्सी का 200 मान लिए, मेज का 300 मान लिए। इस प्रकार टोटल कुर्सी और मेज दोनों मिला के वो 500 की हो गई। अब इसी पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कुर्सी पे डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो 20 पे अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो 160 रुपए इसका प्राइस हो गया। 200 रुपए में 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। फिर दोनों पर संयुक्त रूप से बताया है कि संयुक्त रूप से मतलब इस पर संयुक्त रूप से 26% का डिस्काउंट दिया गया। तो 26% 500 का निकालेंगे तो 1% 5 होगा, 26% 130 हो जाएगा। तो 130 का डिस्काउंट दे दिया गया। तो 500 पे 130 का डिस्काउंट देने का अर्थ है कि वह प्रोडक्ट 370 रुपए में सेल कर दिया गया। तब ये बेसिक कैलकुलेशन जो डेली लाइफ में यूज आते हैं कि कुर्सी हमने 160 रुपए में सेल किया और कुर्सी और मेज दोनों मिला के 370 में सेल किया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 370 में हम 160 को माइनस कर देंगे तो हमें मेज का प्राइस निकल जाएगा, ये आ जाएगा 210 रुपए। अब बताना है कि मेज पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। तो यदि 300 रुपए वाला मेज 210 रुपए में बेच दिया गया है तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 90 रुपए का, डिस्काउंट हो गया 90 रुपए का, और इसका परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट का। डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट डिवाइड बाई एमआरपी, 90 का छूट दिया गया 300 पे इंटू 100, ये 3 टाइम्स कट जाएगा और 3 से 30 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30% का डिस्काउंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से 12 बोरी और 1500 रुपए प्रति बोरी की दर से 8 बोरी और 2100 रुपए प्रति बोरी की दर से 10 बोरी चीनी खरीदी। सभी बोरियों की कुल औसत कीमत क्या होगी? कुल औसत कीमत निकालने के लिए हमें कुल खर्चा निकालना पड़ेगा और कुल कितनी चीनी खरीदी गई वो निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला केस है कि 1200 रुपए के हिसाब से 12 बोरी खरीदा गया। तो अगर 1200 रुपए की एक बोरी है, ऐसी 12 बोरी खरीदेंगे, पैसा लग जाएगा 14,400। सेकेंड दिया है 1500 के हिसाब से 8 बोरी, 1500 गुणे 8, 15 8 120 मतलब 12,000। और लास्ट कंडीशन दिया गया है तीसरा, 2100 रुपए प्रति किलो की दर से 10 बोरी, 2100 के हिसाब से 10 बोरी, यहाँ पे हो जाएगा 21,000। तो अब हम बता सकते हैं कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। 21 और 12 33, 33 और 14 47,700। तो 47,700 रुपए का चीनी खरीदा गया और कुल कितना किलो चीनी खरीदा गया? तो 12 8 20 10 30 किलो चीनी खरीदा गया। बताना है औसत मूल्य क्या होगा। औसत मूल्य क्या होगा? एक व्यक्ति ने 1200 रुपए प्रति, ठीक है, तो औसत पूछा है, तो औसत बराबर टोटल खर्चा कितने का आया? तो 47,700 का खर्चा आया और उसमें 30 किलो चीनी खरीदी गई। तो ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 3 से 15 बार 3 15 45, 2 बचा 27, 3 9 27, 0, 1590 रुपए। 1500 यहाँ पे 90 नहीं दिया गया, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 21 12 33 14,000, तो यहाँ पे 400 था, हमने 700 लिख दिया था, तो ये 400 है, ये 400 हो जाएगा। 3 15 45, 2 24 बचा, यहाँ 8, तो 1580। तो सही आंसर होगा 1580 रुपए। अगला प्रश्न है, रोहन ने 225 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा। यदि वह 16 टेबलों को इतने रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 275 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा, मतलब वो एक टेबल खरीदता तो 275 रुपए लगते, और ऐसे उसने कितने टेबल खरीदे हैं? 16 टेबल।
पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि उसे टेबल कुल कितने रुपए का पड़ा होगा। तो 275 रुपए के हिसाब से उसने 16 टेबल खरीदे हैं। तो 16 पंचे 80 बचा 8, 16 से 112 और 8 120 बचा 12, 16 दूनी 32 और 12 44। उसे ये टेबल कुल कितने रुपए का पड़ा होगा? 4400 रुपए का। अब उस टेबल को जब उसने बेचा है तो बेचते समय उसने टोटल 5060 रुपए में बेचा है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था और टोटल सेलिंग प्राइस जो है उसकी वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 5060 रुपए। तो देखना है कि यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। 4400 से 5060 कितना ज्यादा है? तो 660 रुपए ज्यादा है। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो यह आ जाएगा 660 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इसको परसेंटेज में पूछा गया है। नॉर्मली प्रॉफिट परसेंटेज में ही पूछा जाता है, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट है हमारा 660 और कॉस्ट प्राइस हमारा है 4400 इंटू 100। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। ऊपर 660 है, नीचे 44 है। इसको हम 22 से डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 22 दूनी 44 और ये 30 बार, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार। इसका आंसर आ जाएगा 15%। तो उसे कुल 15% का लाभ हुआ होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। तो लिखा है 5/2, 5/2 का मतलब गुणा, फिर 5 है और डिवाइड बाई 4 है। ये ध्यान रखेंगे का वाला मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई 4 -2 और फिर से का वाला मल्टीप्लाई है गुणा, फिर 1/7, 1/7 डिवाइड बाई 1/7। इसका मान निकालना है। तो बेसिक बोर्ड मास में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले जो ऑफ रहता है बोर्ड मास, ऑफ मतलब का, उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये सॉल्व होगा। ये बन गया 25/2 डिवाइड बाई 4 -2। फिर ये का वाला पार्ट है तो ये यहाँ सॉल्व होके 2/7 बन जाएगा। उसके बाद डिवाइड होगा 1/7। तो का वाला सॉल्यूशन हमने सबसे पहले किया है। अब उसके बाद डिवाइड है और माइनस है। पहले डिवाइड सॉल्व होगा। ये 25/2। तो हम लोग देखते हैं जब भी डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलना चाहें तो ये मल्टीप्लाई का साइन करके नंबर पलट जाता है। 4/1 का वो बन जाएगा 1/4 माइनस 2/7। फिर से वही डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में करें तो 7/1, 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा। ये 25/8 आ जाएगा और माइनस में 2 आ जाएगा। 1 लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 25 एकम 25, 8 दूनी 16, 25 में 16 गया डिवाइड बाई 8। तो 25 में 16 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/8, ये जो कि चौथे ऑप्शन पे दिया गया है। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ बस बेसिक चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, पहले कौन सा पार्ट सॉल्व होगा। अगला प्रश्न है 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन क्या होगा। जिन बच्चों ने पिछला क्लास देखा होगा सेट 1 का, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, बस नंबर चेंज था। देखिए पहले लिखा है कि 24 छात्र हैं और उनका वजन है 30 किलोग्राम, तो टोटल हो गया ये 720। फिर बोला जब इसमें एक शिक्षक इंक्लूड हो जाता है तो शिक्षक एक इंक्लूड हुआ, 24 से 25 लोग हो गए और एवरेज 2 बढ़ गया। 2 बढ़ जाने का मतलब ये 32 हो गया। 25 दूनी 50 बचा 5, 75 5 80। तो 720 से ये पहुंच गया 800 पर। तो जो भी ये इंक्रीज हुआ है, जो भी ये वृद्धि हुई है, उस टीचर के आने से हुई है। यहाँ पे 80 की वृद्धि हो गई और जो 80 की वृद्धि हुई वही टीचर की वजन हो गया। तो आंसर हो जाएगा 80। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से। इसमें दिया गया है रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे में तय कर सकता है, तो रोहित की गति क्या है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम पढ़ते हैं जब भी गति पूछा हो, स्पीड पूछा हो, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। यहाँ डिस्टेंस है 1188 किलोमीटर, 1188 किलोमीटर और टाइम दिया गया है 22 घंटे। तो जब ये किलोमीटर में है और ये आवर में है तो हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किलोमीटर पर आवर में न दे करके मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं। तो अगर इसको मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में ही पूछा रहता
तो हम इसको सॉल्व करते 22 पंचे 110 और 22 चौको 88, तब हमारा आंसर आता 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम इसके साथ 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे ये किलोमीटर पर आवर चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इस 18 से अब ये 3 टाइम्स कट जाएगा और 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। देखिए इस टाइप का प्रश्न दिया गया था जिसमें कुछ गलती होने की संभावना रहती है। क्यों गलती होने की संभावना रहती है? क्योंकि अगर हम इसको इतना ही सॉल्व किए रहते तो यहाँ सॉल्व करके 15 दिख रहा था, 54 दिख रहा था, और ऑप्शन में हमारा 54 पहला ही दिया गया था। लेकिन ये जो हमारा 54 आया है ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि ऑप्शन जो दिया गया है 54 वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो ये गलती होने का चांस था यहाँ पे। अब 54 किलोमीटर पर आवर को जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई किए हैं तब हमारा यूनिट मीटर पर सेकंड बना और ये यूनिट चेंज होके 15 मीटर पर सेकंड आया। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 54 तब होता जब यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया होता, अभी यूनिट मीटर पर सेकंड में था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज ध्यान रखना था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगला प्रश्न है P रेशियो Q रेशियो R। तो P रेशियो Q रेशियो R, इसकी वैल्यू दी गई है 5 3 6, 5 3 6। P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू दी गई है 5 3 6। ये 5 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, ये 6 दिया गया है, और पूछा है P/Q, P/Q, Q/R और R/P। तो सीधे सीधे ये वैल्यू उठा के रखना है। P के जगह 5 था, ये 5 आ गया, Q के जगह 3, Q के जगह 3, R के जगह 6, फिर R के जगह 6 और P के जगह 5। तो इसका हमको रेशियो निकालना है 5/3, 3/6, 6/5। तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात में सिंप्लीफाई रेशियो में बदलने के लिए हम नीचे वाले का एलसीएम ले सकते हैं। 3, 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो ये कोई ऐसा वैल्यू लेना है जो इन तीनों से कट जाए। 30 हो गया, तो देखिए 3 दहा में 30 होता है, इसलिए 5 का 10 गुना 50, 6 पंचे 30 होता है तो 3 का 5 गुना 15, और 5 छके 30 होता है तो 6 का 6 गुना 36। ये आ रहा 50/15/36। तो ऐसा ऑप्शन 1 में दिया गया है 50/15/36। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब हमको वर्ग की भुजा पहले पता करना पड़ेगा, और वर्ग की भुजा को प्राप्त करने के लिए इन सब डेटा का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया गया वर्ग का परिमाप। देखिए वर्ग का चारों भुजाएं सेम होती हैं, ए, तो परिमाप हो जाता है, चारों साइड को ऐड कर देते हैं तो 4a। तो वर्ग का परिमाप समान है वृत्त के परिधि के। वृत्त की परिधि, यहाँ परिमाप यूज होता है, यहाँ परिधि, परिधि का मतलब है ये पूरा बाउंड्री लाइन सर्कल का। तो परिधि होता है 2πr, तो ये होता है 4a इसका परिमाप, और इसकी परिधि होती है 2πr। तो बोला ये दोनों सेम है। फिर आगे दिया गया है यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो हम लोग उसको यूज करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसकी वैल्यू दी गई है 1386। तो यहाँ आ गया 22/7 गुणे r² बराबर 1386। तो r² बराबर हो गया 1386 × 7 डिवाइड बाई 22। 22 से इसको काट देंगे, 22 छक्के 132, बचेगा 66, 22 3 66। तो 63 गुणे 7, तो 63 गुणे 7 कर देंगे, 7 3 21, बच्चा 2, 42 2 44, 441। 441 किसका वर्ग होता है? 21 का। तो r की वैल्यू हो गई 21। ये हमको त्रिज्या प्राप्त हो गई कि वृत्त की त्रिज्या 21 है। तो अब देखिए जब r प्राप्त हो गया तो इस r से अब हम 2πr निकाल लेंगे और वो हो जाएगा वृत्त का परिमाप। तो 2πr जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो
पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमने निकाला है 21। 7 से 21 कट जाएगा, 22 तिहाई 66 और 66 दूनी 132। तो यहाँ से पता चल गया कि वृत्त की जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी वैल्यू थी 132 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि जो वृत्त की परिधि थी और वर्ग का परिमाप वो दोनों सेम थे। वृत्त की परिधि आ गई है 132, इसका मतलब वर्ग का परिमाप भी रहा होगा 132 और वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4a बराबर 132, तो a बराबर हो जाएगा 4 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 33 आ गया, 33। वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हो चुकी है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, पूछा गया था वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो भुजा था हमारा 33, तो 33 का वर्ग कर देंगे, 33 का वर्ग होता है 1089। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अच्छा प्रश्न था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन प्लस बेसिक चीजें हमको बननी चाहिए थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटे से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x का मान क्या है? तो जो बच्चे पहले प्रैक्टिस किए होंगे या पढ़े होंगे तो ऐसे प्रश्न देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पीड हमारा 12 दिया गया है एवरेज स्पीड, अब एक स्पीड 10 दिया गया है और एवरेज स्पीड 12 दिया गया है और दूसरा स्पीड पूछा गया है। तो अगर इससे ये 2 के डिफरेंस पे है तो एवरेज स्पीड इससे 3 या 4 के आसपास ही ये नंबर यहाँ आना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे कैसे कैसे दिए गए हैं, 25, तो 25 से 12 का डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 15, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 38, 36 और लास्ट है 54। तो जब इसकी गैपिंग केवल 2 का है तो यहाँ भी गैपिंग 2 के आसपास होना चाहिए। तो हम बाकी नंबरों पे देखें गैपिंग बहुत ज्यादा है, सबसे पास गैपिंग क्या है 15 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के अगर बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके करते तो सॉल्व कर सकते थे। आइए अब इसको देखते हैं बेसिक तरीके से भी ये कैसे सॉल्व हुआ रहता। देखिए बेसिक तरीके से जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है, पिछले भी सेट में एक एवरेज स्पीड का प्रश्न था, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 गुणे पहला चाल, तो यहाँ पहला चाल दिया गया था 10 गुणे दूसरा चाल नहीं दिया गया है, डिवाइड बाई पहला चाल प्लस दूसरा चाल, तो 10 प्लस एक्स, 2 गुणे पहला चाल गुणे दूसरा चाल डिवाइड बाई पहला चाल प्लस दूसरा चाल, ये होता है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी है 12 है। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने पर हमारा एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो 2 गुणे 10 20x और डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स, ये 10 प्लस एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 दहा में 120 प्लस 12x, 12x इधर आके 20x से माइनस कर देंगे तो 8x आ जाएगा, 8x बराबर 120, x 120 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो स्पीड रही होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे प्रश्न हम ऑप्शन देख के भी डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर दिए गए थे और ये बेसिक तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा करता है, तो परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे प्रश्न में पूछे जाते हैं कि वहां गुणा करना हो भाग कर दिया गया, या भाग करना हो गुणा कर दिया है। यहाँ पे हम नंबर अपने से रैंडमली कुछ भी सोच सकते हैं कि 2 से भाग करना था 2 से गुणा, तो ऐसा नंबर सोचेंगे जो 2 से इजिली कट जाए, तो कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि 10 ले लिया, कि कोई नंबर था 10, अब किसी को बोला गया था कि इसको 2 से विभाजित करो, अगर वो रियल में इसको 2 से विभाजित करता तो आंसर आ जाता 5, लेकिन उसने गलती से क्या किया, डिवाइड न करके मल्टीप्लाई कर दिया, जो 5 आना चाहिए था वो 20 आ गया होगा। तो अब पूछा है कि जो परिणामी संख्या है वो सही मान का कितना परसेंट है, तो ये हमारा परिणामी संख्या है 20 और सही संख्या था 15। पूछा है 20 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो 20 5 का कितना परसेंट है, 4 गुना है, 4 गुना का मतलब 400%। वैसे आप कोई सा भी नंबर लेके सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने 10 लिया, 10 की जगह कोई भी नंबर लेके सेम इसी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है।
आइए देखते हैं, इसमें डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा दिया है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। आइए देखते हैं, लिखा है पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 105 दिन में करते हैं। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 105 दिन में करते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 90 दिन में करते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 90 दिन में करते हैं, जबकि पी और आर मिलकर 126 दिन में करते हैं। पी और आर मिलकर 126 दिन में करते हैं। पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया, जब भी समय दिया रहता है तो उनका एलसीएम लेते हैं या कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो इन तीनों से कैंसिल हो जाए, वही हमारा टोटल वर्क रिप्रेजेंट करता है, कुल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे हमको एक ऐसा नंबर सोचना है जो इन तीनों से कैंसिल हो जाए। जिसको थोड़ा सा यूनिट डिजिट का नॉलेज है वो समझ सकता है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब ऐसा ही नंबर हमें लेना पड़ेगा जिसमें इकाई अंक 0 हो, तभी तो वो 5 और 6 दोनों से कट पाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ जैसे 126 है, 126 का टेबल हम कितनी बार देखें कि हमको इकाई अंक 0 मिले। जैसे 6 के टेबल में इकाई अंक 0 पहली बार 5वें जगह पे आता है, इसलिए हम इसका 5 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 126 का 5 से गुणा कर देंगे, ये 630 आ जाएगा। और ये हमारा टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुल कार्य 630 यूनिट के इक्वल है। तब 105 है और ये 630 है। अगर 105 दिन में 630 काम हो रहा है तो एक दिन में इसके टेबल में 6 बार में आएगा, तो एक दिन में 6 काम होगा। इसी तरह 90 के टेबल में 630 7 बार में आएगा और 126 के टेबल में 5 बार में आएगा। तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो 7 6 13 5 18। ये 18 क्या निकला, तीनों द्वारा एक एक दिन मिलके। तो पी और क्यू ने एक दिन काम किया, फिर क्यू और आर ने किया, पी और आर। इस प्रकार सबने 2-2 दिन काम कर चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कार्य आया है ये पी क्यू आर का 2 दिन का कंबाइंड कार्य है, 2 दिन का 18 कार्य है। तो अगर तीनों मिलके 2 दिन में 18 कार्य कर रहे हैं तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 9 काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अब पूछा है पूरा काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो पूरा काम था हमारा 630 और एक दिन में तीनों मिलके करते हैं 9 काम। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 70 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 70। तो इस प्रकार सेट 2 को पूरे आए हुए प्रश्नों को, गणित के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज कुछ टेक्निकल कारण से हमारा यूट्यूब का जो लाइव क्लास था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन पूरे क्वेश्चन ये आपको एक वीडियो में डाल दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वहां से आप जाके पूरे 20 प्रश्न देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। अगले दिन फिर से हम तीसरा सेट लेके आएंगे और उसमें भी पूछे गए सभी गणित के प्रश्नों को बारीकियों से सॉल्व करेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों का अगला टारगेट एसएससी जीडी है वो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। डेली मैथ्स के क्वेश्चन आपके पास अपलोड किए जा रहे हैं और जल्द ही हम लोग मैथ्स के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के हिसाब से, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, उन्हें भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप सही समय पर पढ़ाई अपना कंप्लीट कर पाएं और एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंडों में, अपने पहचान वालों में ये शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।